तो छोटा टॉपिक है, पूरा कंप्लीट हो रहेगा। आज का जो है हमारा मैटर वेव, ये है आज का टॉपिक। इसका दूसरा नेम क्या है? डी ब्रॉगली। मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव डिफाइन कैसे करोगे? डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती, तो फिर associated with a moving particle. A wave is associated with a moving particle is called matter wave और de Broglie wave। बस इतनी ही डेफिनेशन है। और इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज कॉल्ड, इसी वेव की वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली वेवलेंथ यही हमें कैलकुलेट करनी है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल टॉपिक है, बेसिकली थ्योरेटिकली नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, अकॉर्डिंग में भी, कम्पिटिटिव में भी। तो वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी सबसे पहले एक रिलेशन बिल्डअप करेगा। एक मैक्स प्लैंक थ्योरी है, एक आइंस्टाइन थ्योरी है। मतलब आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन का यूज कर सकते हैं हम लोग। शॉर्ट में बता रहे हैं, वी हैव अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन formula is E equals to mc square, where m is kinetic mass and c is the speed। फोटॉन के लिए यूज हो रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट ही फोटॉन की स्पीड। पार्टिकल वेवलेंथ मतलब नहीं, वो तो यहाँ फिनिश हो गया ना, इसको शॉर्ट में लिखा है। मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव, अ वेव इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बता दिया ना, इसलिए तो वेवलेंथ ऑफ दिस वेव लिख सकते हो तुम लोग, क्योंकि डेफिनेशन नोट नहीं करानी थी ना, उसके अकॉर्डिंग में शॉर्ट में लिखा। तो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर किसके अकॉर्डिंग है? आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, क्वांटम मैक्स प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम कंसीडर करें। तो E का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू h न्यू। इन अदर वर्ड्स, इन वेव नेचर, इन पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी है और वेव नेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन है। इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो वी हैव दिस mc स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू। यहां पे m की वैल्यू कैलकुलेट करो, h न्यू अपॉन c स्क्वायर। चाहे तो इसको न्यू को भी रिप्लेस कर दो c अपॉन लैम्डा में, बिकॉज न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। जैसे ही आप पुट करेंगे hc अपॉन लैम्डा c स्क्वायर, दिस c इज कैंसल, h अपॉन लैम्डा c, m की वैल्यू आ गई। लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। The linear momentum P is equals to m, फोटॉन के लिए यूज करें c, मास इनटू द स्पीड ऑफ फोटॉन। तो m की ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा। therefore P equals to h upon lambda c into c। this c is cancelled, now the momentum of photon is h upon lambda। this is momentum and wavelength। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो यूज करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। ये हो गया फॉर्मूला। p मोमेंटम, ठीक है। तो ये तो हो गई डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सम टाइम में क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, या फिर शो दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड। दोनों कंडीशन यूज कर सकते हो। h अपॉन p, यहाँ तक हमें ड्राइव करना है। नोटिस कर लो तुम लोग, चाहे तो डेफिनेशन लिखना चाहो तो कंप्लीट लिख लो, या अदरवाइज हमने शॉर्ट में बताया उतना लिख सकते हो। उसको नोटिस रहने देते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। एक रिलेशन हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम। सारे लोगों को शायद याद होगा। तो अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी गिवन है और उससे एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी जा रही है, तो हमें उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। मतलब वी हैव दिस k इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी को नोटिस कर ले, p स्क्वायर अपॉन 2m। याद है सबको ये फॉर्मूला? तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी √2m काइनेटिक एनर्जी।
तो इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ वंस अगेन दिस इज इन द फॉर्म h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, इस फॉर्म में आ जाएगी। एक फॉर्मूला इसका ये भी हो गया जहाँ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। अब ये समटाइम पूछी जाती है इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी चार्ज पार्टिकल पे एसोसिएटेड, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रॉन accelerated with potential difference B, then अगर किसी इलेक्ट्रॉन को B पोटेंशियल के साथ एक्सेलरेट किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी भी चार्ज पार्टिकल जब वो B पोटेंशियल से एक्सेलरेट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है QB, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच इट इज एक्सेलरेटेड। इलेक्ट्रॉन के केस में होती है EV, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EV, तो नाउ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m के E, काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे EV, ये एक फॉर्मूला आ जाएगा। और इसमें मैक्सिमम सारी वैल्यूज नोन है हमारे पास में, सारी वैल्यूज नोन, मतलब h 6.62 into 10 to the power minus 34, 2 ऑलरेडी पता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19। इन सारी वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है जो होती है 12.27। सिर्फ अंडर रूट बी की वैल्यू नोन है क्योंकि हमें नहीं पता किस पोटेंशियल में एक्सेलरेट किया गया, और दिस इज इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर आप इसको नैनोमीटर में यूज करना चाहते हैं शिफ्ट कर लें, 10 to the power minus 10 है ये, इधर शिफ्ट कर लें 9 हो जाएगी, तो ये नैनोमीटर में हो जाएगी। मींस 1.22 अगर लिखेंगे तो इन नैनोमीटर, 12.27 लिखेंगे तो इन एंगस्ट्रॉम। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूले पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। 12.27 अपॉन अंडर रूट बी वेयर बी इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो a de Broglie wave associated with an accelerated electron through a potential difference B is given by this formula। डायरेक्टली बाकी सबकी में जरूरत नहीं है पूरा। अब इसी केस में एक कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं। अगर वेदांत तुम ये चैप्टर पढ़ चुके हो, अरे वैसे कोई टॉपिक थोड़ा ना पूछ रहे हैं, जनरली क्वेश्चन आ जाए तो अगर इसी कंडीशन में, ये तो हमने इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर लिया जनरल पार्टिकल की जिसकी स्पीड थी p मोमेंटम था, मतलब mb, h अपॉन mb हो गया। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में चेंज करके ये इक्वेशन आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल है तो ये आ जाएगा, लेकिन ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान रखना, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं लगेगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए ये पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब EV के प्लस पे QV। अगर फॉर एग्जांपल ये अल्फा पार्टिकल होता तो 2E प्लेस होता है, यहाँ पर 4 हो जाता। खैर वो तो तुम लोगों को पता ही कैसे यूज करना। लेकिन अगर ये कोई गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है, किसी का भी कोई भी गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, मैटर वेव क्या कर रही है, अ वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल कॉल्ड मैटर वेव एंड इट्स वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मूविंग पार्टिकल में जैसे इलेक्ट्रॉन को हमने अज्यूम कर लिया पार्टिकल है पूरा, ऐसे मॉलिक्यूल भी तो पार्टिकल ही है, उसके साथ भी तो कोई वेव होगी। अगर वो हमें कैलकुलेट करनी है तो जाहिर है हमें उसको भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं, फॉर अ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल के केस में यूज करेंगे तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, थर्मोडायनामिक्स 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर 1 मोल 3/2 RT है ना, और फॉर सिंगल मॉलिक्यूल 3/2 kT एनर्जी का फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल 3/2 kT। याद आया क्या ये? वेयर K इज अ बोल्टजमैन कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 1.38 into 10 to the power minus 23। नहीं है खैर कोई बात नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of a thermodynamic system is equals to the difference of heat given to the work done, or in other words the heat energy given to a system is utilized in two manners to change the internal energy of the system and work done, that is delta differential form में du equals to dq equals to du plus dw। एक मिनट लिख के दिखाते हैं, ऐसा कुछ याद आ रहा है?
dq equals to du plus dw, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ हाँ थर्मोडायनामिक्स। ये तो कुछ ऐसा गया ना, कुछ देखना था लग रहा। देखा देखा लग रहा है। तो इसी देखे देखे पे ये टाइप किया गया था। अच्छा सर। ठीक है, इसी देखे देखे में कंडीशन आएगी, उसके थ्रू ये ड्राइव किया गया था। बेसिकली ये ड्राइव हुआ था फॉर्मूले से, किसके फॉर्मूले से? प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी में। P equals to 1/3 mn upon b Brms स्क्वायर। ये भी नहीं याद आया? वहां से ये फॉर्मूला आया था। एक मिनट हम शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि जब तक याद ना आए कोई फायदा नहीं फॉर्मूले का। फॉर्मूला ये था 1/3 mn upon b Brms स्क्वायर। This B of volume, this Brms is the root mean square speed of molecule। यहाँ पे जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो इसको ऐसे PV ट्रांसलेट कर लेते हैं 1/3, mn को m लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास, है ना, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल एंड वन मोल के लिए यूज की जाता है ये। तो Brms स्क्वायर, PV इक्वल्स टू RT होता है ऑलरेडी फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू, 1/3 m Brms स्क्वायर। ये यहाँ तक हो गया फॉर्मूला। अब ये RT हमारे पास में ऑलरेडी है, इसको हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बनाना चाह रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बनेगी? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? 2/3 ठीक है, ये हो गया। ये क्या हो गया? हाफ m Brms स्क्वायर। लेकिन ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, ये ध्यान देना। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल की। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 RT, और इसको लिख रहे हैं K। फॉर अभी ये 1 मोल है। जब हमें सिंगल मॉलिक्यूल की चाहिए होगी तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं अकॉर्डिंग टू आवागाड्रो नंबर। तो इस पूरे को n से डिवाइड कर दें। तो फॉर सिंगल मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 R/N/T। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, n अवोगाड्रो नंबर है। इनको जब डिवाइड करेंगे इट्स वैल्यू इज 1.38 into 10⁻³ आ जाएगी। और इसी वैल्यू को हम बोल रहे हैं बोल्टजमैन कांस्टेंट। सो दिस इज 3/2 KT। समटाइम इसको K भी लिख लिया जाता है, सफिक्स में भी लिख देते हैं तो क्लियर हो जाता है, बोल्टजमैन कांस्टेंट है। ये यहाँ से आया था, अब याद आ गया? अब तक तो याद आ ही गया होगा। इसकी जरूरत यहाँ नहीं थी, लेकिन पता होना चाहिए कहाँ पे है। बाई चांस अगर कभी हम कुछ भूलते हैं तो हमारे पास प्रोसेस होना चाहिए। अरे आकाश के लिए बताना पड़ा, मैं पढ़ा नहीं तो क्या फायदा, याद ना है। खैर, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला ऑलरेडी क्लियर है। एनर्जी पुट करनी, जहां पर एनर्जी प्लेस करनी है, और लैम्डा इक्वल्स टू h/n, देखो √2m, और इसको रिप्लेस करके 3/2 KT यूज करना। दिस 2 इज कैंसिल, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√3m KT। ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास हो गए। एक जनरल फॉर्मूला h/p है, तो डायरेक्ट मास और मोमेंटम लिया, और इन सब में जो कंक्लूजन है बेसिकली 2 पॉइंट अगर यहाँ पे लिख दे, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p है इन ऑल द केसेस। अच्छा सर। लीनियर मोमेंटम जिस तरीके से चेंज होता रहेगा, वेवलेंथ उतनी शॉर्ट होती रहेगी। इन अदर वर्ड, जितनी ज्यादा स्पीड होगी पार्टिकल की, वेवलेंथ उतनी शॉर्ट होती रहेगी उसके साथ साथ। तो इन सबके कंक्लूजन में यही पॉइंट मेन है, इसी के अकॉर्डिंग हमने सब में कंसीडर किया है। तो इतने फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, अच्छा। और इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। खत्म प्रोजेक्ट। हाँ, फिलहाल तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। जो था वो शॉर्ट में हम बता देते हैं, हमने कल बोला था, ओरली भी बता देंगे। एक टॉपिक था इसमें डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो रिलेटेड है, पहले भी कंप्लीट नहीं था, कंक्लूजन था। तो उसका सीधा कंक्लूजन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन बीम को किसी क्रिस्टल पे अलाउ किया जाएगा फॉल होने के लिए, चाहे वो निकल क्रिस्टल हो कोई और हो, तो क्रिस्टल में सॉलिड स्टेट के बारे में पता है लैटिसेस होते हैं पूरा। तो अलग अलग लैटिसेस पे कोलाइड होके बीम रिफ्लेक्ट होके स्कैटर्ड होगी अलग अलग एंगल पे। उन एंगल को, स्कैटर्ड एंगल को मार्क किया जाता है डिटेक्टर के थ्रू, और इंटेंसिटी ऑफ बीम को मार्क किया जाता है। उस इंटेंसिटी और स्कैटर्ड एंगल के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जिस ग्राफ का शेप ऑलमोस्ट इस तरीके का कुछ आ जाता है, ऐसा आई और इंटेंसिटी और स्कैटरिंग एंगल के बीच में ग्राफ होता है। और ये जो पीक है दे विल शो द डिफ्रैक्शन पैटर्न। कहीं पर भी अगर
वेव्स बहुत सारी आ रही हैं, उनके बीच में इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन होता है, तो वहां पर इंटेंसिटी वैरी करती है ब्राइट और डार्क की सिचुएशन में। तो अगर एक बहुत स्मॉल शार्प पीक ये मिला है, तो अगर ये सारे पीक बैंड मिलते जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट हो तो इंटरफेरेंस होता, तो मे बी इंटरफेरेंस हुआ हो इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में, या फिर डिफ्रैक्शन हुआ हो, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न दोनों पे ही ऑन स्क्रीन पे हमें पीक मिलते हैं, ब्राइटनेस और डार्कनेस मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पीक आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई हुआ वेव नेचर ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन पूरा। और ये कब हुआ, ये शार्प पीक कब मिला, वोल्टेज को वैरी किया गया, एक इलेक्ट्रॉन गन थी जहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं अलाउ किया गया फॉल होने के लिए, उसका जो वोल्टेज वेरी किया गया 44 टू 68 वोल्ट, 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। तो इसमें जैसे ही वोल्टेज 54 वोल्ट हुआ, 54 वोल्ट पे इस तरीके का पीक मिला डिस्ट्रीम में। तो इससे हमने ये जब हमने नहीं डेविसन एंड थर्मल ने ये आइडिया लगा लिया कि देयर शुड बी अ डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। तो 68 पे नहीं 48 पे 54 पे ना 68 पे ना 44 पे, मतलब पोटेंशियल इज वेरी फ्रॉम 44 टू 68, then at the 54 volt a sharp peak is obtained on this graph. It shows there is an interference or the diffraction and both are related to the wave nature. तो definitely moving electron के साथ wave nature होता है, चाहे वो diffraction हुआ हो इंटरफेरेंस हुआ हो। जनरली इसको क्योंकि ये इक्वल लाइन है तो जनरली इसको डिफ्रैक्शन माना गया। और डार्क या ब्राइट का कुछ है कि डार्क होगा कि ब्राइट होगा डिफ्रैक्शन इसमें नहीं शार्प पीक है तो डेफिनेटली ब्राइट ही होगा, एक तो वही मिलेगा ना मैक्सिमम होता है पूरा, और उसके बाद में डिप कर रहा है मतलब डिक्रीज हो रही है इंटेंसिटी, तो डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि डिफ्रैक्शन ज्यादा है इंटरफेरेंस कम पूरा। इसीलिए इसमें ब्रैग्स लॉ यूज किया गया एक्स रेज में जो फाइंड हुआ 2d sin थीटा = L लैम्डा। खैर ब्रैग फ्रैग तुम लोगों के सिलेबस का भी पार्ट नहीं है लेकिन वो भी यूज होता है। और एक टॉपिक हमने बताया था, कल ही बता दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल सिंपल है, एक इवैक्यूटेड ग्लास बल्ब कंसिडर किया, उसका बल्ब इनसाइड कुछ पार्ट जैसे सीरियम है, कोई भी अल्काइल मेटल के साथ में जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में हेल्प कर सके, फोटो सेंसिटिव ज्यादा हो, उसको पेंट कर दिया, अंदर एक सिलेंड्रिकल कैथोड लगा लिया, एक एनोड लगा दिया, कैथोड पे लाइट इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो इंसिडेंट होने दिया। तो हमें प्रोसेस के अकॉर्डिंग पता है लाइट इंसिडेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट करने के लिए उसको कोटेड किया गया, तो हो गए तो वैसे भी, लेकिन किसी भी रेडिएशन पे हो जाए तो इसका मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन रखी गई अल्काइल मेटल यूज करके, तो वो जिंक के जो भी कोट किया गया उससे वो इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट होके एनोड की तरफ जाने लगे, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। स्मॉल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जो स्मॉल करंट फ्लो हो रहा था उस करंट के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन आ गया कि मुझे सेल जो है किसी सर्किट में एज ए स्विच वर्क कर सकता है। एज ए स्विच वर्क कर सकता है, तो उसमें हम बहुत सारे यूज बताए थे, कल में बताया था रिप्रोडक्शन 3 कैटेगरीज थी इनकी, फोटो एमिसिव, फोटो कंडक्टिव एंड वोल्टाइल। तुम्हारा सिलेबस का पार्ट होता था फोटो एमिसिव, उसमें कहाँ कहाँ यूज करते हैं बताया था, इतना रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा हॉल, अलार्म्स में यूज करते हैं, जैसे कि एसबीआई या किसी भी बैंक में जो अलार्म होता है इनसाइड लॉकर रूम होता है, उन्होंने देखा होगा, कोई गया होगा तो उसने देखा होगा कि डार्क होता है, मतलब वहाँ पर डार्कनेस रखी जाती है लॉकर रूम में। उसका रीजन ये है कि वहाँ जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है वो अभी क्लोज है पूरा, अगर आप उस पर लॉकर को खोलने के लिए कोई भी मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन यूज करेगा तो कोई ना कोई लाइट यूज करेगा, ना टार्च बैटरी कुछ भी, अगर आपने वो जैसे यूज की तो उस पर लगा हुआ फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक्टिव हो जाएगा और वो अलार्म डायरेक्ट नियर बाई कोतवाली में बजता है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन सीधे वहां ट्रांसमिट हो जाती है। ये भी यूज है। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है कि इतनी सारी स्ट्रीट लाइट्स लगी है, सबका स्विच तो नहीं लगाया गया, किसी एक पोल के साथ में फोटो इलेक्ट्रिक सेल को अटैच कर दिया गया ऐसे स्विच, जब सनरेज उस पर इंसिडेंट होती है तो स्ट्रीट लाइट क्लोज हो जाती है, मतलब मॉर्निंग हुई सनरेज आई स्ट्रीट लाइट क्लोज, इवनिंग हुई इसीलिए स्ट्रीट लाइट जस्ट नाइट में ऑन नहीं होती है जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू होता है, इवनिंग होता ही जैसे सनरेज ऑफ हुई, सनरेज उस पर रहती वो वर्किंग में आती स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाएगी। अगर कभी दिन में वेदर क्लाउडी हो जाए, मतलब सनरेज वाला बंद हो, दिन में जलने लगेंगी जो सेल से ऑपरेट हो रही होंगी, तो ये सारे उसके यूजेस हैं। लेकिन अब ये तुम्हारा सिलेबस का पार्ट पर्टिकुलर नहीं है पूरा, लेकिन पता होना चाहिए जो भी सिलेबस होता है, इसलिए बता दिया थोड़ा रफली, बुक में दिखे रीड कर लेना, कहीं कोई डाउट आए तो वो डिस्कस कर लेना, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं है।
मेन जो टॉपिक है वो ये है, इस पे क्वेश्चन भी आएंगे, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। या एनसीईआरटी है किसी के पास क्या? नो सर, आज नहीं है। आज नहीं है, चलो आज नहीं है तो कोई बात नहीं, आज इतना ही से काम चला लो, इसको नोट कर लो फिलहाल तुम लोग। यस सर। ठीक है।